गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड्स आपके सामने आ गई हूँ राजस्थान पत्रिका का एग्जाम गाइड जो क्वेश्चन आते हैं उनका एनालिसिस लेकर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। दोस्तों, हाल ही में जो अपना रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर है उसके द्वारा एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें भारत की 161वीं रैंक आई है। ठीक है दोस्तों, जो वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, उसी के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया है, जिसके तहत भारत की 180 देशों में से 161वीं रैंक आई है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि भारत की जो प्रेस फ्रीडम है उसके मामले में बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बात की जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो भी प्रतिवर्ष किया जाता है। हर साल यह इंडेक्स जारी किया जाता है। बात की जाए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है। पेरिस अपने फ्रांस में है, वहीं पे स्थित है। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात यह गैर सरकारी संगठन है और गैर लाभकारी संगठन है, जो कि विश्व में प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उसके बारे में बातचीत करता है। दोस्तों, जो अपना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है उसको रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है वो सार्वजनिक हित में यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूरोपियन यूनियन जैसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही जो मानवाधिकारों पर जो सलाह देती है, जो सलाहकारी संस्था होती है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपना दूसरा क्वेश्चन है, 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू हो गया है। तो दोस्तों, हाल ही में मेघालय में जो कोयले के उत्पादन पर बैन लगा हुआ था उसको 9 साल बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। अपन बात कर लेते हैं भारत में कोयला उत्पादन के बारे में भी, इस टॉपिक पर पूरी चर्चा कर लेते हैं तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कोयले के ऊपर। दोस्तों, कोयला होता क्या है, सबसे पहले तो यही समझना होगा। कोयला क्या है कि जो चट्टान होती है उनके सतह के नीचे पाया जाता है। कहा जो अवसादी सेल्स होती हैं, जो अवसादी चट्टानें होती हैं, उन्हीं के नीचे पाया जाता है। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, एक तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। सबसे जो फर्स्ट स्टेज पे आती है वो आग्नेय होती है, फिर अवसादी आती है। तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं उन्हीं में कोयला, पेट्रोल, तेल वगैरह होता है, ये मिलता है। दोस्तों, कोयले को काला सोना अर्थात ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अपने भारत है, यहाँ पर प्राचीन कठोर चट्टानें हैं, बहुत सारी चट्टानें, इस कारण भारत में बहुत सारे खनिजों का भंडारण पाया जाता है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला जो भारत में पाया जाता है वो मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम प्रकार का कोयला जो भारत में पाया जाता है वो गोंडवाना कोलफील्ड्स क्षेत्र का है, जो लगभग 250 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, सेकंड है वो तृतीय कोयला क्षेत्र है, जो कि 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। दोस्तों, कोयला है वो भारत में उत्पादित कुल वाणिज्य ऊर्जा के लगभग 67% स्रोत के रूप में कार्य करता है। अर्थात भारत में जो भी जो कमर्शियल एनर्जी होती है जो यूज की जाती है, जैसे कि अपन ऊर्जा होती है, जल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भूतापीय ऊर्जा होती है, उन सभी को मिला के जो अगर उसमें कोयले का परसेंटेज देखे 100 के बीच में, तो भारत में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है वो कोयले से की जाती है, लगभग 67%। ठीक है, भारत में कुल जो कोयले का भंडारण है वो 98% है, वो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला भारत में जो गोंडवाना चट्टानें हैं उन्हीं में मिलता है। गोंडवाना चट्टानों में प्रमुख जो जिले आते हैं वो पश्चिमी बंगाल, झारखंड और ओडिशा,
अर्थात जो गोंडवाना चट्टानों का जो कोयला मिलता है वो अपने पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में प्रमुख रूप से मिलता है। दोस्तों, भारत में व्यवसायिक कोयला खनन की शुरुआत 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के मेमर्स, सुमरेन और हेटली के द्वारा जो अपनी दामोदर नदी है उसके पश्चिमी तट पर स्थित जो रानीगंज है उसी क्षेत्र में की गई थी। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई थी सरकार के द्वारा। किसकी? 1956 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। ठीक है, ताकि सरकार ने इसकी स्थापना क्यों की? ताकि सरकार है वो कोयला जो खनन क्षेत्र है उसके विकास पर ठीक ठाक से ध्यान दे सके। दोस्तों, भारत है वो विश्व में सबसे अधिक कोयले भंडारण की सूचियों में आता है, अर्थात विश्व में भारत है वो कोयला भंडारण में 5वां स्थान रखता है। कौन सा? कोयला भंडारण में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। वर्ष 1973 में भारत में कोयले के राष्ट्रीयकरण के बाद 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। कब की गई कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना? 1975 में। दोस्तों, जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो देश में कुल उत्पादित जो कोयला होता है उसमें अपनी भागीदारी रखता है 82%, अर्थात 82% की अपनी भागीदारी रखता है। अर्थात जितने भी कोयले का जो उत्पादन होता है वो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाला जाता है, मोस्टली 82%। कोयले के राष्ट्रीयकरण की बात करें भारत में तो जो कोयला खनन होता है वहां पर पर्याप्त पूंजी निवेश करने के लिए और जो निजी कंपनियां होती थी वो जो खानों में खनन करती थी वो अवैज्ञानिक तरीके से करती थी, उसे कंट्रोल करने के लिए। साथ ही सरकार द्वारा जो श्रमिक होते थे उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो कोयला खदानें थी निजी क्षेत्र की उनका राष्ट्रीयकरण करने की सोची। इसके लिए सरकार ने मुख्य रूप से 3 कानून लेकर आई सबके सामने, जिसमें ये कानून लेके आई थी 1972, 72 और 73 में। ठीक है, जिसमें इनका पहला कानून था कोककर कोयला खान आपात प्रावधान अधिनियम 1972। यहाँ देखिए ये जो पेन दिख रहा है आपको यहाँ पर। दूसरा था कोककर कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973। इन्हीं 3 एक्टों के माध्यम से सरकार ने जो कोयला खदानें थी उनका राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, बात की जाए भारत में कोयला कहाँ कहाँ उत्पादित होता है। पूछ लिया जाता है कि कोयला क्षेत्र ये कहाँ पे उत्पादित होता है और इनका जो मिलान करवा लिया जाता है कौन सा क्षेत्र कौन से राज्य में है। तो सबसे पहले झारखंड की बात करें। झारखंड में जो कोयले की प्रमुख खाने हैं वो झरिया में है। ये देखो ये रहा झरिया। इसके अलावा धनबाद, बोकारो, जयंती, गोड्डा, गिरिडीह, रामगढ़, करणपुरा और डाल्टनगंज प्रमुख है। ये झारखंड के क्षेत्र जहाँ पर कोयला उत्पादित होता है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल का प्रमुख क्षेत्र है रानीगंज। इसके अलावा डालिंगकोट अर्थात दार्जिलिंग, वीरभूम और चिनकुरी। छत्तीसगढ़ के कोयला खान है कोरबा, विश्रामपुर, सोहनत, झिलमिल, हसदो, अरंड। ओडिशा में मुख्य रूप से 4 कोयला खान है, झारसुगुडा, हिमगिरी, रामपुर और तलचर में। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रमुख खाने हैं। एक है सिंगरौली में, दूसरी है कोठा गुडेम में और तीसरी है कंटापल्ली में। तथा तमिलनाडु के नेवली में भी कोयले की एक प्रमुख खान है। इसके अलावा मेघालय में जो दर्रागिरी है, जो यहाँ पर जो गारो हिल्स है, जो गारो पर्वत है, वहां पर चेरापूंजी, लियो, ट्रिन्यू, माओलोंग और लेंगरिन प्रमुख कोलफील्ड क्षेत्र है। जो गारो खासी जयंती वाला क्षेत्र है मेघालय के, उसके जो इलाके है वहीं पर कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सोहागपुर, जोहिला, उमरिया और जो सतपुड़ा रेंज है अपनी, वहीं पर कोयला मिलता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के नाकामचिक और नामफुक में कोयले की खानें हैं।
असम के हैं लेडो, माकुम, नजीरा, जंजी और जयपुर। महाराष्ट्र के प्रमुख कोयले खाने हैं केम्प्टी जो कि नागपुर में स्थित है, वुनफील्ड, वर्धा, वालरपुर, गुगस और वरोरा प्रमुख है। अपना तीसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया? तो दोस्तों हाल ही में जो अपना गृह मंत्रालय है उन्होंने विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम है उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। चौथा क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट, कौन सा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में जो नॉर्थ सी समिट है उसका आयोजन बेल्जियम में किया गया है। दोस्तों हाल ही में जो दूसरा नॉर्थ सी समिट है वो आता ओस्टेंस बेल्जियम में, जिसमें यूरोपीय के जो 9 देश है, यूरोपियन 9 देश है, उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, 9 देशों ने। इस समिट में उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों इस सम्मेलन में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मन, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया था। ये प्रमुख देश है, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे। ये प्रमुख देश है जिन्होंने नॉर्थ सी समिट में भाग लिया था। दोस्तों वर्ष 2022 में पहले शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो डेनमार्क में किया गया था और इस बार कहाँ हुआ है? बेल्जियम में 2023 का। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में किया गया था। क्यों ना अब महाराणा प्रताप के बारे में भी विस्तार से चर्चा कर ली जाए। तो महाराणा प्रताप के बारे में जाने तो महाराणा प्रताप थे, उन्हें राणा प्रताप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1550 में। कब हुआ था? 9 मई 1550 में इनका जन्म हुआ था, वो भी राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र में। कुंभलगढ़ क्षेत्र है वो वर्तमान के राजसमंद में है। दोस्तों इनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह था और इनकी माता का नाम रानी जीत कंवर था। वे मेवाड़ के 13वें राजा थे तथा उदय सिंह द्वितीय थे उनके सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया। उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर जो कि राजस्थान में है, उदयपुर को प्रमुख रूप से राजधानी बनाया। किसने बनाया था उदयपुर को राजधानी? उदय सिंह द्वितीय ने। दोस्तों महाराणा प्रताप वो सिसोदिया राजवंश का थे जो कि मेवाड़, उदयपुर आदि क्षेत्रवंश का प्रमुख राजवंश था। महाराणा का नाम है वो इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के कारण अमर है। दोस्तों महाराणा प्रताप की नीतियां हैं उनको जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज भोसले, उन्होंने अपनाया तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी अपनाया। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा अर्थात महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वो अपने मोतीमगरी उदयपुर में है। कहाँ है? मोतीमगरी उदयपुर में स्थित है। दोस्तों जो महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में किया गया था। यही अपना क्वेश्चन है, प्रताप का राज्याभिषेक का हुआ था गोगुंदा में। प्रथम अभिषेक हुआ था इनका ही 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि विधानसभा राणा का द्वितीय जो राज्याभिषेक हुआ था वो 15 से 72 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और प्रथम राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। इनके जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था उसमें जो जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे रावचंद्र सिंह वो भी उपस्थित थे। आप ध्यान रख सकते हैं कि जोधपुर में राठौड़ शासक राज करते थे और मेवाड़ क्षेत्र में सिसोदिया राजवंश का शासन था। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे, इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए मोस्टली 4 राजदूत भेजे। पूछ लिया जाता है कि कितने राजदूत भेजे? 4 राजदूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप के पास। सबसे पहला राजदूत आया था सितंबर 1572 में। कौन? जलाल खां। सबसे पहले आए थे जलाल खां।
उसके बाद आए थे मान सिंह 1573 में, फिर आए थे भगवान दास सितंबर 1573 में, और लास्ट में आए थे टोडरमल 1573 में दिसंबर में। ठीक है, कितने राजदूत आए थे? 4 आए थे। सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और लास्ट में राजा टोडरमल आए थे। ये प्रताप को समझाने आए थे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराशा ही अपने हाथ दी। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध सामने आया। बात की जाए हल्दी घाटी युद्ध के बारे में तो यह युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह। ठीक है, किनके बीच में होता? अकबर के बीच में और राणा प्रताप के बीच में। और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आमेर के जो राजा मान सिंह है उनके द्वारा 18 जून 1576 में हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का है आजकल दोस्तों, ये राजसमंद में स्थित है हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप वीरतापूर्ण इस युद्ध को लड़ा, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने के दौरान चेतक नामक एक वफादार घोड़े ने अपनी जान दे दी। ठीक है, इनके घोड़े का नाम चेतक था, जिन्होंने राणा प्रताप की जान बचाई थी। दोस्तों, वर्ष 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगलों का प्रभाव कम हो गया और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ को पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इसी दौरान जो वर्तमान डूंगरपुर में स्थित एक नई राजधानी बनाई राणा प्रताप ने। क्या नाम था उसका? चावड़। कहाँ? ये डूंगरपुर में इन्होंने अपनी चावड़ राजधानी बनाई थी। दोस्तों, इनकी मृत्यु है वो 19 जून 1597 में हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राणा अमर सिंह राजगद्दी पर बैठा था और मुगलों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष उन्होंने जारी रखा। हालांकि 1614 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने अकबर के पुत्र जो सम्राट जहांगीर थे उनके साथ संधि कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बावनगंजा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बड़वानी में स्थित है। 7वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? दोस्तों गुप्तकालीन नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। आठवां क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? दोस्तों कनिष्क जो एक अपना शासक हुआ था जिसने भारत पे राज किया था, उसकी राजधानी पेशावर थी। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों में पानी बह जाता है? दोस्तों पक्षियों और जो कीट होते हैं उनके पंखों में मोम लगा होता है, जिसके कारण उनके शरीर पर पानी नहीं तैर पाता। अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है जिसे राजस्थान नहर, राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान फीडर, राजस्थान केनाल और गंग नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह नहर है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है। दोस्तों बीकानेर और गंगानगर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में इस नहर का निर्माण शुरू किया था। किसने करवाया था इसका निर्माण शुरू? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था 1927 में। ये बीकानेर और गंगानगर के शासक थे। इसे मरुभूमि में सिंचाई के साथ पेयजल, औद्योगिक कार्य आदि के लिए पानी की जलापूर्ति की जाती है। राजस्थान नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित जो हरिके बैराज है वहीं से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना जो हरिके बैराज है वहां से निकलती है राजस्थान नहर। कौन सी नदियों के संगम से? सतलज और जो अपनी व्यास नदियां हैं उन्हीं के संगम पर स्थित है हरिके बैराज, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है।
दोस्तों यह नहर पंजाब और राजस्थान को जल आपूर्ति करती है। ध्यान रखना अपना, पंजाब और राजस्थान को यह जल आपूर्ति करती है। पंजाब में इस नहर की लंबाई है 169 किलोमीटर और राजस्थान में इस नहर की लंबाई है 470 किलोमीटर। इस नहर का पुनः उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 को। कब किया गया पुनः उद्घाटन? 21 मार्च 1958 को, जो अपने तत्काल गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना 31 मार्च 1958 को अपने तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उस समय के, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और फिर बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य है वो पश्चिमी राजस्थान की जो सदियों से प्यासी भूमि थी वो दूरस्थ हिमालय के जल से संचित करना था तथा इस क्षेत्र के जो करोड़ों निवासी हैं, जो लोग हैं, उनको पानी की उपलब्धता प्रोवाइड करवानी थी। इस योजना के उद्देश्य में सूखा प्रभावित क्षेत्रों, पर्यावरण, वन सुरक्षा, रोजगार सृजन और पुनर्वास भी शामिल थे। दोस्तों यह जो परियोजना है इंदिरा गांधी नहर है वो प्रवेश करती है मां सीतावली हैंड से और इसका अंतिम बिंदु माना जाता है गडरा रोड, जो कि बाड़मेर में स्थित है। नहर के बाईं ओर का इलाका ऊंचा होने के कारण, पानी के स्वतः प्रवाहित न होने के कारण इस नहर पर मुख्य रूप से 7 लिफ्ट नहर लगाई गई है। कितनी? 7 लिफ्ट नहर इसके ऊपर लगाई गई है। बात की जाए इन 7 लिफ्ट नहरों के बारे में तो सबसे पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसे नौहर साहब लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इससे फायदा होता है हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू को। सेकंड लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसे बीकानेर लूणकसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। इससे बीकानेर और श्री गंगानगर को पानी की आपूर्ति होती है और यह राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसे गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। इसे बीकानेर और नागौर को लाभ प्राप्त होता है। चौथी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसे भेरुदान बांगड़सर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। इससे बीकानेर को लाभ प्राप्त होता है। वहीं जोधपुर और बीकानेर को जिस नहर से लाभ प्राप्त होता है वह है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसे कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। अपनी छठी लिफ्ट नहर है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जिसे फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। इसे जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को जल प्रोवाइड करवाया जाता है। अपनी लास्ट लिफ्ट नहर है 7वीं जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसे पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका लाभ होता है जैसलमेर और जोधपुर को। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के लिए 9 शाखाएं बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर पर सिंचाई के लिए कितनी शाखाएं बनाई गई है? 9 शाखाएं बनाई गई, जिसमें है सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये है अपने श्री गंगानगर में स्थित है। ये 2 हैं, सूरतगढ़, अनूपगढ़, जो कि श्री गंगानगर में स्थित है। शाखाएं हैं ये इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की। वहीं शहीद बीरबल, शहीद सागर और महागोपा जैसलमेर में स्थित है। ये 3 है जैसलमेर में, शहीद बीरबल, शहीद सागर और महागोपा। तथा चारण वाला है वो बीकानेर और जैसलमेर में स्थित है। और पुंगुल, दंतोर, बिसलपुर, पुंगुर, दंतोर, बिसलपुर है वो बीकानेर की प्रमुख सिंचाई शाखा है। ठीक है, तो ये लेक्चर यही समाप्त होता है। आज के डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।